नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं राहुल क्लासेज। दोस्तों, आज के पैट की क्लास मैथ के औसत चैप्टर पर बेस है। तो आज हम गणित में पढ़ेंगे औसत। अभी हमने परसेंटेज पढ़ करके ख़त्म किया और अब औसत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि औसत किसे कहते हैं, औसत होता क्या है। तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत किसी चीज़ को बराबर बांटना, या कोई संख्या है उसको हम बराबर बराबर रख देते हैं, वही औसत होता है। या कोई वस्तु है, कोई अ, जैसे मान लीजिए कुछ पात्र हैं और कोई वस्तु है, दूध है, पानी है, इनको हम क्या करते हैं, बराबर मात्रा में उन पात्रों में रख देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो औसत हो गया। तो जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं और पांचों लोगों में से किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 25 है। अब ये 5 लोगों के पास इतने रुपए हैं। अब हमको क्या करना होता है, औसत का मतलब होता है कि जो धनराशि 10 रुपये वाले के पास हो, वही धनराशि 20, वही धनराशि 50 और वही 60 और वही 25, यानी सबके पास एक समान धनराशि हो, वही औसत होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब का योग करते हैं और बटे में जो संख्या होती है उसको रखते हैं। जैसे कि ये हो जाता है संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। अब योग के लिए हम देखते हैं कि ये कितना हो जाता है, 10, 20 प्लस में 50, फिर 60 और फिर 25, और बटे में क्या हो जाता है, संख्याओं की संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही लिख रखा था 5 लोग। हालांकि जब प्रश्न आएगा तो इसमें रहेगा कुछ लोग, या संख्या दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। तो अब क्या हो जाता है कि यहाँ 5 लोग हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे बटे में 5 कर देते हैं। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 10 और 20 30, 50 80 और 60 140, 20 160 और एक 165, बटे में है 5। अब इस 5 से कटेगा तो 5 नहीं 15, 5 नहीं 15, यानी कि 33 इसका क्या आता है, औसत। अब औसत का यही अर्थ हुआ कि 33 रुपये हर किसी के पास होनी चाहिए, जिसके पास कम है उसे ज़्यादा और जिसके पास ज़्यादा है उससे कम। हर किसी का पैसा सबसे लिया जाएगा और सब इकट्ठा करने के बाद सबको 33-33 रुपये दे दिया जाएगा, यही होता है औसत। या यही कह लीजिए कि 5 पात्र हों और सब पात्रों में अलग अलग इस मात्रा में जल या दूध भरा हुआ हो, तो हम औसत अगर निकालें कि औसतन एक पात्र में कितना आएगा, तो एक पात्र में उस हिसाब से 33 लीटर आ जाएगा। इसी तरीके का औसत होता है। और एक दो बातें और हैं औसत की, हम उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद एक प्रश्न देखते हैं जो पिछले वर्ष आया था। तो ये था आपका औसत, स्टार्टिंग का एकदम बेस, और लगभग बेस ही एकदम पूछा जाएगा औसत में, आपसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। दूसरा होता है यात्रा। यात्रा पर आधारित आता है, जो कि इसमें आना बहुत ही मुश्किल है। यात्रा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है, वो किसी भी साधन से, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, किसी भी साधन से बिंदु ए से यात्रा प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक यात्रा करता है किसी भी गति से। जाते समय एक्स गति से जाएगा, ये जाते समय यात्रा है, और वापस आते समय वो क्या करेगा,
y गति से यात्रा करता हुआ आएगा। तो इस दौरान उसकी यात्रा में कुल औसत चाल क्या होगी? इसके लिए बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, बस हम क्या करते हैं 2x y अपॉन x प्लस वाई कर देते हैं। बस ये फॉर्मूला होता है, मतलब जिस गति से वो जा रहा है और जिस गति से आ रहा, इसमें 2 से गुणा करके उन दोनों गतियों को जोड़ करके हम फिर उससे भाग दे देते हैं। मान लीजिए वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया। तो अब ये दोनों चाल हो गई ए से बी तक जाने में, ये वाला हो गया ए से बी तक, और ये वाला हो जाएगा बी से ए तक। तो हम यहाँ इसमें देखेंगे कि इसको ऐसे करेंगे, 2 गुणे में x का मान हम 40 मान लेते हैं और y का 50 बटे में हो जाएगा 40 प्लस 50। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अब ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 40 गुणे 50 बटे में 40 और 50 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब बाकी का हम गुणा कर लेते हैं, 5 दुनाई 10 और 10 चौको 40 होता है और एक जीरो बटे में 9। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दशमलव में जाएगा। तो हम यही, अगर हम हमारा ऑप्शन जिस हिसाब से है उसके हिसाब से करेंगे, हम यही मान लेंगे कि ये इसकी औसत चाल हो जाएगी 40 बटे में 9। तो यात्रा वाला हम देखते हैं इसी फॉर्मूले पर इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम पिछले वर्ष का एक प्रश्न है उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो देखते हैं जरा इस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम, ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सबसे आसान वाला जो क्वेश्चन होता है औसत का, वही पैटर्न में पूछा गया था पिछले साल, और लगभग ऐसे ही प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे। तो हम औसत आपका एकदम क्लियर कर देंगे एक ही क्लास में, आप निश्चिंत रहिएगा इस चीज़ को लेकर के। तो हम इस प्रश्न को देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ऑप्शन जो लिखा हुआ है कुछ उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 परिणाम हैं उसका औसत 46 है, ये परिणाम हुए और ये औसत हुआ। तो इनका अगर हम योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा, तो योग हम कैसे निकालते हैं, परिणाम गुणे औसत, योग बराबर परिणाम गुणे औसत, तो यही योग हो जाता है। तो परिणाम कितने हैं, 5 हैं और औसत कितना है 46, तो इनका योग आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 चौके 20, 3 23, 230 आ जाएगा। 230 इसका कितना आया, ये 5 परिणाम थे इनका योग है ये, और ऐसे ही हम पहले 4 का, अब की बार परिणाम 4 हुए और उनका औसत 45 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग इसका हुआ 230। अब इनका योग हम निकालें तो ये हो जाएगा 4 गुणे में 45। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 16 और 2 18, ये हो जाएगा 180, क्योंकि यहाँ 5 परिणाम थे यहाँ 4 हो गए। तो अब 5वां परिणाम पूछ रहा है, यानी कि एक परिणाम अंतिम का जो बचा है उस एक परिणाम के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हम 180 इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये 4 परिणाम हो या 5 परिणाम, इनमें हम अगर 180 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा 0,
3 से 8 जाता नहीं, 1 कैरी करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 से 8 जाएगा 5, 50। यानी कि ये जो एक परिणाम है इसका मान क्या आ रहा है, इसका योग 50 आ रहा है, और यही जो है हमारा 5वां परिणाम हो जाएगा। 5वां परिणाम है वो यही हो जाएगा, ये 50, तो इसका आंसर आएगा हमारा 50। अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता दें कि ये क्वेश्चन सेट में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही सॉल्व हो जाता, क्योंकि देखिए 5 परिणामों का औसत कितना है, 46 है, और पहले 4 का 45 है, तो अंतिम परिणाम है, तो जो औसत होता है ना उसी के आसपास की संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 46 है, यहाँ 45 है, इसके आसपास की कोई संख्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12.5 है, तो इसके आसपास की ही संख्या यहाँ 50 है। एकदम सिंपल सा आंसर था, इसे बिना सॉल्व किए बस देखे ही टिक कर देना था। अगर ये ऑप्शन कुछ ऐसा होता, ये 50 है, ये 48 होता, ये 47 होता, ये 49 होता, तब हम ऐसा कह सकते थे कि इनमें से कोई एक संख्या हो भी सकती है, लेकिन जब इसके आसपास की केवल एक संख्या 50 है तो फिर बस केवल केवल आंसर यही हो जाता, और सॉल्व भी करना था तो बस ऐसे ही इतना सिंपल तरीके से हो गया सॉल्व। एक बार आप देख लीजिए सॉल्व, और इसी तरीके के अगर आप और भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती जाएगी आप और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो बेहतर करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा ये सेशन देखते रहिए। तो हमें काम करते हैं, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखते हैं ये प्रश्न कितना सिंपल सा है और सबसे बेसिक लेवल का है, यहीं से हमारे औसत की शुरुआत होती है, यहीं से हम फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल सा, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु क्या होगी। अब औसत आयु यहाँ पूछा हुआ है, मैंने आपसे बताया था कि परिणाम जो भी हैं, परिणाम का योग बटे परिणाम की संख्या या संख्याओं की संख्या, परिणाम की संख्या, ये समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए जो भी ये संख्याएं दी हुई हैं इनको जोड़ना है, और जितनी संख्याएं हैं उसी संख्या से हमें भाग दे देना है। जैसे परिणाम का योग कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 प्लस 36, 32 प्लस में 36 प्लस में 46 बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 और 3, 3 संख्याएं हैं, तो हम 3 से भाग दे देंगे। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना है, 6 और 6 12 और 2 14, ये 4 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 3 10 और 1 11, यहाँ बटे में 3 है। अब हम 3 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार में 12 हो जाता है जो कि 11 से बड़ा है, तो 3 3 9 2 11, 2 इधर आया तो ये हुआ 24 और 3 8 24 यानी कि 38। अब ये जो आया ये क्या है आपका, ये औसत आयु, औसत आयु बराबर 38 वर्ष, ये क्या है, औसत आयु है, औसत आयु। अब आप देखिए कि औसत कितना सिंपल चैप्टर है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो हम अब ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रश्न देखिए, ये भी एकदम वैसे ही है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपसे आसानी से हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, हमें इन संख्याओं का योग निकालना है और उसके बाद इन संख्याओं की संख्या, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं, तो इनका योग हमें जो निकालना है उसमें हमें 6 से भाग देना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इनका हम योग निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 76 प्लस 48 प्लस में 84 प्लस 66 प्लस 70 और प्लस 64। अब हम देखते हैं इनको आगे जोड़ करके, 4 शून्य 4 हो गया, 6 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 6 28, 28
8 हो जाता है, कैरी 2 हो जाता है, 6 और 7 13, 13 6 19, 19 और 8 27, 27 4 31, 31 और 7 38 और 2 40 बटे में 6। अब अगर हम 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 4 40 हुआ, ये फिर आ जाएगा 48 और 6 8 48, यानी कि आ जाएगा 68। तो इन 6 संख्याओं का औसत कितना आया हमारा, 68 आ जाएगा। ये देखिए कितनी आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या छोड़ दी जाए तो औसत हो जाता है 16। छोड़ी गई संख्या क्या है। दोस्तों स्टार्टिंग में एक प्रश्न मैंने बताया था जो पिछले साल आया था, उसमें जो प्रश्न था एकदम वैसे ही ये प्रश्न है, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज है। जैसे इसमें 5 संख्याओं का औसत 18 है, उसमें 5 संख्याओं का औसत 46 था। यहाँ पर बस चेंज ये किया गया कि यहाँ एक संख्या छोड़ दी गई तो औसत 16 हो गया, अर्थात 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाएगा। और वहाँ पर सीधे सीधे लिखा था 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या, तो वो यहाँ पर जो छोड़ी गई संख्या है अर्थात वही पांचवी संख्या ही है, तो ये एकदम वैसे ही लगेगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर संख्याएं या संख्या और उसका फिर औसत कितना है, उसका औसत कितना है, और इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, संख्या, औसत और योग, ये 3 चीजें होंगी। संख्या कितनी है, 5 है, उनका औसत कितना है 18, तो योग कितना हो जाएगा 90। और एक संख्या छोड़ दी जाए तो बची कितनी, 4 संख्याएं, अब इनका औसत कितना हो जाता है 16, ये कितना हो जाएगा 64। अब छोड़ी गई संख्या कौन सी, एक संख्या छोड़ दी गई है, तो उस संख्या का मान पूछा है तो इसको इसमें से घटा दीजिए। 90 से 10 से 4 जाएगा 6, और 8 से 6 जाएगा 2, यानी कि जो छोड़ी गई संख्या है वो 26, छोड़ी गई संख्या का मान 26 आ जाएगा। बस ये एकदम सिंपल सा है, और इसी लेवल के ही क्वेश्चन हम और आगे देखेंगे, क्योंकि लगभग लगभग इसी लेवल के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेट में। तो हम आगे फिर और क्वेश्चन देखते हैं पेट के इसी लेवल के। ये प्रश्न देखिए, ये भी उसी लेवल का है, एकदम सिंपल सा। इसमें क्या है कि ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु कितनी है। अब यहाँ पर औसत आयु दिया हुआ है ए बी सी, तो हम तीनों की आयु का योग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तीनों की आयु का योग निकालेंगे, और आयु का योग निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 3 है तो 3 से संख्या गुणे औसत कर देंगे, तो 20 तिहाई 60 वर्ष आ जाएगा हमारा इनके आयु का योग तीनों की। अब 2 बचे, 2 की औसत आयु 19 है, तो हम सिंपल सा बस सेम वही चीज कर देंगे, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग, 2 लोग हैं, दोनों की आयु का औसत कितना 19, और 19 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 19 गुना 38 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरे की आयु कितनी है सी की, तो 3 की आयु में से 2 की घटा देंगे तो तीसरे की अपने आप आ जाएगी। ये 0 है, एक कैरी होगा तो हो जाएगा 10, 10 से 8 गया 2, ये 5 है, और ये 3, 5 से 3 गया 2, तो सी की आयु कितनी आ जाएगी 22 वर्ष। बस ये एकदम सिंपल सा है। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं इसी जैसे, आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी एकदम वैसे ही है।
एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो ज्ञात क्या करना है? पुत्र की आयु। और देखिए यहाँ पिता तथा माता, यहाँ दो लोग हैं, उनकी औसत आयु 35 वर्ष है। तो आयु का योग हम सबसे पहले निकालेंगे, आयु का योग। और ये किसके? पिता तथा माता, पिता तथा माता की आयु का योग। पिता तथा माता की आयु का योग। अब हम ये निकाल देंगे कि इन दोनों लोग की आयु है कितनी जोड़ने पर। तो दो लोग हैं और औसत 35 है। दोनों का गुणा 35, दुनाई कितना होता है? 70। 70 वर्ष पिता तथा माता की आयु का योग हो जाएगा। उसके बाद अब तीनों की आयु का योग देख लेते हैं। पिता, माता तथा पुत्र की आयु का योग। तो 3 है और इनकी औसत आयु कितनी है? 27। तो हम 27 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 से 21, 1 हासिल, यहाँ 2 हो जाएगा और 3 गुना 6 और 2 8, ये हो जाएगा 81 वर्ष। दोनों का अंतर ले लेंगे, 81 माइनस 70 आ जाएगा 11। तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 11 वर्ष। अतः पुत्र की आयु बराबर 11 वर्ष। ये देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का है, उससे अच्छी लेवल का। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत इसका 12 हो जाए? पहली बात तो 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 10 है, तो योग क्या आ जाएगा संख्याओं का? 50 आ जाएगा। अब 50 में हम एक संख्या जोड़ेंगे, तो मान लिया हमने कि संख्या x को हमने जोड़ा, जो संख्या जोड़ी वो संख्या x है। तो हम 50 में अगर हम x जोड़ दें, प्लस का x कर दें यहाँ, और अब चूंकि संख्याएं पहले 5 थी, एक संख्या और जोड़े तो कितनी संख्या होंगी? 6। तो इनका औसत कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इसी को हमें सॉल्व कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 12, और 6 जब यहाँ पर आएगा 12 के बगल में, तो ये भाग में होने की वजह से इधर गुणा हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ जाने पर। तो ये हो जाएगा 50 धन x बराबर 12 छंग 72। अब x बराबर 72 माइनस 50, क्योंकि 50 जब यहाँ आएगा 72 के बगल में बराबर के दाहिने साइड, तो ये प्लस की संख्या है और इधर आने पर माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा x बराबर 22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 72 से जब 50 जाएगा तो आंसर 22 आएगा। जो हमने संख्या x जोड़ी थी, वो जो कौन सी संख्या है जोड़ी जाए, x बराबर आएगा 22। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा उससे मॉडरेट लेवल का है। और इसी की जैसे अब हम और क्वेश्चन देखेंगे 2-4 पहले, फिर और आगे और अच्छे लेवल की तरफ बढ़ेंगे हम। ये प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका औसत 33 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये निकालना हमें। इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो हम सबसे पहले संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग।
बराबर 7 गुणे में 37, क्योंकि संख्याओं की संख्या गुणे औसत, ये संख्याओं का योग निकलता है इससे। तो ये हो जाएगा 7 7 या 21, 1 हासिल 2, और 7 में 21 और 2 23, तो हो जाएगा 231। संख्याओं का योग आ रहा 231। अब हमें क्या करना है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या माननी है। हमें ये नहीं पता कि संख्याएं क्या हैं, तो सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं कि वो x है। तो बाकी की संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्योंकि मेन चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है अगर सबसे छोटी संख्या 10 है तो उससे बड़ी 11, 12, 13 ऐसे ऐसे करके सातों संख्याएं होंगी। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या x मान लेते हैं तो उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी x प्लस 1 है ही है, उसमें एक और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, और सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो x प्लस 6 होगी। इस तरीके से हमारी सातों क्रमागत संख्याएं बन जाएंगी। अब एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 संख्याएं हो गई। अब हम इन संख्याओं का योग लेते हैं। संख्याओं का योग बराबर 231 है, तो हम इन संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो इस योग के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 6, और बराबर आएगा किसके, 231 के। तो हम यहाँ देखेंगे ध्यान से कि x कितनी बार है, x है 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। तो हम लिखेंगे 7x प्लस में, अब हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, कितना है 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और ये एक ये 21 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 231 के। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, ये 21 बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो 231 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 231 माइनस 21। अब ये इसमें से 231 से 21 माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये 1 से 1 जाएगा 0, 3 से 2 जाएगा 1 और 2 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आगे 7x बराबर 210, 7x बराबर 210। तो हम x का मान निकालते हैं, 210 बटे में 7, 7 में 21 और ये 0 आ गया, x का मान 30। अब x बराबर क्या है, सबसे छोटी संख्या हमने x मानी है, पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6 था, तो x का मान 30 है, प्लस 6 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 36। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस लेवल का है, किस तरीके का है। अब हम ये अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे अलग है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है, बस इसमें अलग ये है कि यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं पूछा है। तो ये चीज़ आप प्रश्न हल करते समय ध्यान रखिएगा कि सम संख्याएं पूछी हैं, विषम पूछी हैं, या केवल क्रमागत संख्याएं पूछी हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नंबर कटने से बच जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या होगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सम चाहे वो विषम कहे चाहे सम संख्याएं कहे, अगर क्रमागत कह रहा तो उसमें हम 2 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे। 2 जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए सम संख्या है 2,
सम संख्या की बात करें ये 2 है, और अगली सम संख्या है 4, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 2। फिर अगली संख्या है 6, इन दोनों के बीच का अंतर है 2। अगली सम संख्या 8 आएगी, इन दोनों के बीच का अंतर है 2। तो हम हर बार अगली सम संख्या ज्ञात करने के लिए +2 +2 +2 करते जाएंगे इन संख्या में। और ऐसे ही अगर कोई विषम संख्या आती है तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, 5, 7, 9। अब आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 7, 9, इनमें भी 2 का ही अंतर है, सब में 2 प्लस किया गया है, तब अगली विषम संख्या आई है। तो चाहे क्रमागत सम हो चाहे विषम हो, यहाँ उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, बस हमें केवल इससे मतलब है कि हर बार 2 का अंतर इसमें रहेगा, और हम हर बार जब अगली संख्या निकालेंगे तो उसमें 2 जोड़ेंगे बस। तो यहाँ पर सम संख्याओं की बात की है, तो हम पहली सम संख्या मान लेते हैं प्रथम सम संख्या x। यहाँ ऐसे लिखेंगे प्रथम सम संख्या बराबर x। तो चार क्रमागत हैं, तो पहली x हो गई, दूसरी हो जाएगी x प्लस में 2, तीसरी हो जाएगी x प्लस में 4, और चौथी हो जाएगी x प्लस में 4 और 2 6। तो ये हो जाएंगी हमारी चारों क्रमागत सम संख्याएं, और इनका औसत 27 है। अब औसत बराबर कितना है 27, औसत है 27। तो हम क्या करेंगे, इस औसत 27 में हम 4 से अगर गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा योग। हम अगर योग निकालें तो योग बराबर 27 गुणे में 4, इसका योग हम निकाल लें तो 4 से 21, 4 से 28, 8 हासिल 2, और 2 चौके 8, 2 10, 108 इसका योग हो जाएगा। और वही 4 संख्याएं ये हैं जिनका योग 108 आ रहा, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 बराबर 108। अब हम आगे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखते हैं x कितने हैं और संख्याओं का योग अलग कर देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4x हैं, यहाँ ऐसे 4x लिख देंगे, प्लस संख्याएं हैं 2, 4 और 6, तो 6, 4, 10 और 2 12 बराबर 108। अब हम क्या करेंगे, जब 12 बराबर के दाहिने जाएगा इस तरफ तो 108 से माइनस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ये, हम एक बार फिर से लिख देंगे 4x प्लस 12 बराबर 108। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 108 माइनस 12। तो ये हो जाएगा फिर आगे 4x बराबर, अब 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 0 से 1 जाता नहीं है, इधर से 1 कैरी कर लेंगे तो जाएगा 10, 10 से 1 जाएगा 9। तो 4x बराबर 96। अब x बराबर 4 96 के पास आएगा तो हो जाएगा बटे में, क्योंकि x के पास ये गुणे में है, तो ऐसे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दुनाई 8 और 1 9, 1 इधर हुआ तो ये होगा 16 और 4 चौके 16। x का मान आ गया 24। अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6। सबसे बड़ी संख्या का मान, सबसे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 6 बराबर सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगा 24 प्लस में 6 बराबर 30। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए आसानी से ये भी सॉल्व हो गया। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रमागत सम या विषम किसी की भी बात करें तो आप हमेशा 2 का अंतर लेंगे, यानी कि 2 हमेशा प्लस करते जाएंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या निकालने में। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है कि केवल क्रमागत संख्या की बात कर रहा है बस। क्योंकि अगर केवल क्रमागत संख्या है तो हमेशा एक एक जुड़ता है, क्योंकि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अब इन सब में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5। तो इन सब में हम
हमेशा +1 करते जाएंगे तो ये साधारण क्रमागत संख्याएं जो हैं ये हमें मिलती जाएंगी। लेकिन अगर सम विषम की बात कर रहा तो फिर हमें इसे ध्यान रखना है कि इसमें 2-2 प्लस करना है। तो हम आगे और भी कुछ प्रश्न देखते हैं जो पेट में आने की संभावना रखते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, ये अलग टाइप का है। अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना हो, 49 हो, और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम क्या होगा। यानी कि कुल परिणाम है 11 और यहाँ पर प्रथम 6 और अंतिम 6 इन परिणामों को हमें निकालना है, और इनके निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, छठा परिणाम हमें ज्ञात करना है। तो हम छठा परिणाम देखेंगे क्या होगा और कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 परिणामों का औसत निकाल लेंगे। तो 11 परिणाम का औसत जो है 50 है, उसका योग निकालेंगे। 11 परिणामों का योग बराबर 11 गुणे 50, यानी कि जो संख्याएं हैं, कितने परिणाम हैं और औसत, इनका गुणा कर देते हैं तो हमें योग मिल जाता है। तो इनका हो जाएगा 550, 11 × 25 = 55 और जीरो का जीरो लग जाएगा। प्रथम 6 परिणामों का प्रथम 6 परिणामों का योग पहले 6 परिणाम है तो 6 से गुणा होगा, औसत कितना है 49, तो 49 से गुणा करने पर इनका योग मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 144। 6 × 9 = 54 के 4 और हासिल 5, 6 × 4 = 24, 5 × 29, 294 होगा। ये हो जाएगा, इसका प्रथम 6 परिणामों का योग हो जाएगा 294। अच्छा, और उसके बाद अंतिम अंतिम 6 परिणामों का योग, अंतिम 6 परिणाम, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे और ये कितना है 52 है, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 12 के 2 हासिल 1, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 312। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, टोटल 12 परिणाम है और यहाँ 11 है। तो हमें छठा परिणाम निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का योग करना होगा। यानी कि प्रथम 6 परिणाम धन अंतिम 6 परिणाम, अंतिम 6 परिणाम, इन दोनों को जोड़ना है। तो प्रथम 6 कितना है 294 + 312। अब हम क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, तो 4 2 हो जाएगा 6, 9 1 हो जाएगा 10, हासिल 1 आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6। तो ये कुल मिला के प्रथम 6 और अंतिम 6 यानी 12 परिणामों का औसत योग कितना हो गया 606, और 11 परिणामों का औसत 550 है। तो हम इसमें से 11 परिणामों का औसत योग घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा छठा परिणाम। देखते हैं, 6 से 0 जाएगा 6 और ये 0 है, 6 से कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5, ये आ गया 56। लिख सकते हैं कि अतः छठा परिणाम बराबर 56, ये आंसर आ गया। बस इसमें हमें करना यही होता है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग के जो 11 परिणाम हैं इनका हमने योग निकाल लिया, ये अलग लिख देंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, पहले 6 परिणाम का योग निकालेंगे और फिर अंतिम 6 परिणाम का योग निकालेंगे। ये इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे प्लस, और इनको प्लस करने के बाद ये वाला हम इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही माइनस करेंगे तो फिर हमें ये छठा परिणाम आराम से मिल जाएगा। बस इतना ही करना होता है। तो ये थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। और अब हम एक काम करते हैं, अब हम जो मैंने बताया था कि गति वाले प्रश्न आते हैं एक दिन से दूसरे दिन तक, हम जरा उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं।
देखते हैं दोस्तों, ये यात्रा और चाल वाला है औसत। ये ये प्रश्न एक्चुअल में औसत में भी आता है और चाल में भी आता है, तो दोनों में। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये ना पूछे, तो चूंकि ये औसत के प्रश्न हैं तो ये पूछ भी सकता है, तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं एक दो प्रश्न बस। हालांकि इसके पूछे जाने की संभावना कम रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। एक कार बिंदु ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। कार यहाँ से चली, यहाँ गई, तो जब कार ए से बी की तरफ गई तब उसकी चाल क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर बिंदु बी से वापस आई, जब कार वापस आई तो वापस आते समय कार की चाल क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था कि होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसमें x बराबर हो जाएगी प्रथम चाल और y बराबर द्वितीय चाल या दूसरी चाल। बस ये दोनों चाल होंगी। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे पहली चाल 60 है, तो हो गया 60 गुणे 40 बटे में 60 प्लस 40 बराबर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12 और 12 चौ 48, 480 बटे में 60 और 40 100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 4.8। एक मिनट, एक जीरो और लगेगा, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सही है एकदम। 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर ये 2 की जगह 3 चालें हो जाती हैं तो फिर साधारण नियम लगेगा, वही साधारण वाला। साधारण नियम का मतलब यही है, साधारण नियम तब लगेगा जब 2 से अधिक चालें, 2 से अधिक चालें होंगी, मतलब कि 2 से अधिक चालें होंगी तो यानी कि 2 से अधिक दूरी भी होगी। साधारण नियम का मतलब वही है कि मतलब मान लीजिए 3 चाल चलता है, एक 60 चला, एक 40 चला और एक चल दिया 20 का, तो हम इन तीनों को जोड़ करके और बटे में 3 कर देंगे, तो 60 40 100 और 20 120 बटे में 3, तो 3 चौको 12 यानी कि आ जाएगा इसका 40। तो ये साधारण नियम कब लगेगा, जब हम 2 से अधिक चालें 2 से अधिक चालों वाली जब कोई उसका प्रश्न आता है इस तरीके का। हालांकि ये सब आएगा नहीं, मुश्किल है इन सब टाइप का आना, यही बहुत ही टफ हो जाएगा एक तरीके से पेट के लिए। तो आएंगे वही संख्याओं पर आधारित एकदम सिंपल वाले। हम एक काम करते हैं, एक आध दो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये इस टाइप के प्रश्न हम करना बंद कर देंगे। देखते हैं इसको, ये भी एकदम सेम ऐसे ही प्रश्न है। किसी कार की बिंदु ए से बी तक जाने में चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी से ए की तरफ वापसी के दौरान चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रथम चाल हो जाएगी हमारी ए से बी तक, प्रथम चाल बराबर x, जो कि होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और द्वितीय चाल जो कि हमारी हो जाएगी y बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। तो हमने बताया था कि फॉर्मूला 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जब बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय कितनी है, 80 है, और वापसी में
60 है 40 की। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें इस हिसाब से इस पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 80 गुणे में 60 और बटे में 80 प्लस 60। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा 8 8 छंग 48, 48 गुना 96 और 2 जीरो है तो ये जीरो लग गया दोनों, प्लस 8 6 14 140, एक जीरो से एक कट गया। हम इसे और सॉल्व करके देखते हैं। 2 से 14, 2 चौको 8, 2 8 16 और एक जीरो ये लग गया, ये हो जाएगा 480 बटे में 7। अब हम इसे और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, 6 48 60, 7 8 56, 4 60, 7 35, 35 लगभग आ जाएगा 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल। ये हो जाएगी इसकी औसत चाल। तो ये प्रश्न आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हम कुछ और औसत के प्रश्न करते हैं और फिर उसके बाद ये सेशन यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि औसत के लगभग सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे यहीं से ही। और अगले वीडियो में फिर हम नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ये प्रश्न देखते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इस वजह से इसके आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो 10 अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी। पहली अभाज्य संख्या होगी 1, दूसरी हो जाएगी 2, फिर तीसरी 3, 5, उसके बाद 7, फिर 11, 13, फिर 17 और ये 23। कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आ जाएगा फिर 29। अब हो गई 10। एक बार देख लेते हैं कितनी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। और औसत निकालने के लिए हमने बता रखा है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है और औसत में सबसे ज़्यादा यही प्रयोग होता है। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग हम करके देखते हैं क्या आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस में 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 23 प्लस 29। तो बटे में कुल संख्याएं जो हैं वो हैं 10। कुल संख्याएं 10, क्योंकि यहाँ पहले ही बता रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। संख्याओं की संख्या ऑलरेडी हमें पता है कि 10 है। हम खाली खाली योग करते हैं। 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 और 1 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 2 40 और 1 41। एक हासिल हो जाएगा 4, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 4 11। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, देख 9 3 12, 12 7 19, 19 3 22, 1 23, 23 7 30, 5 35, 3 38, 2 40 और 1 41। एक कैरी 4, 2 2 4, 5 6 7 और 4 11 बटे में 10। ये जीरो कटेगा, यहाँ लग जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 11.1 हमारा आंसर। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत है।
और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं या कोई भी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई भी, बस इनका योग करना है और जितनी संख्याओं का पूछा है बटे में उतना कर देना है। ये इस तरीके से आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ अभाज्य संख्याएं कहाँ है, तो अभाज्य संख्याएं ही आप लिखिएगा, विषम संख्याएं नहीं, नहीं तो पता लगे आप 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ऐसे करने लग जाए, तो ये संख्याएं अभाज्य नहीं है, ये विषम है। ये विषम संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या से भाग ना हो। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक और अपने अलावा किसी और तीसरी संख्या से भाग जाती हो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, विषम और अभाज्य संख्याओं में अंतर। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न संख्याओं पर आधारित होते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने से पहले जो पहली 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं हम इनका योग निकालेंगे, और योग निकालने के लिए हम करते ये हैं कि एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो होगा हाफ n और ब्रैकेट में n+1, ये होगा। तो ये हो जाएगा योग इन संख्याओं का जो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योग हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा हाफ, अच्छा यहाँ n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, यानी कि हम n बराबर लिख सकते हैं n बराबर 50। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 50 और ब्रैकेट में 50+1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 50 और ये 51 ब्रैकेट में, या अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो यहाँ पर ऐसे गुणे का निशान लगा देंगे, तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 25। तो 25 एकम 25 के 5 हासिल 2 और 25 पंचे 125 और 2 127, 1275 आया हमारा का योग। अब क्योंकि हमारे पास कुल संख्याएं 50 हैं, हमें निकालना औसत है, तो औसत निकालने क्या करते हैं, योग बटे संख्याओं की संख्या, ये हम करते हैं। तो योग कितना है, 1275 बटे में 50 कर देंगे। तो काट के देखते हैं जरा, 5 से, 5 दाम 50, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और ये 0 कट जाएगा तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, ये हो जाएगा 25.5। तो ये इसका औसत हुआ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का। ये है सॉल्व, जैसे हम करते हैं। और अगर इसके ट्रिक की बात करें तो एकदम सिंपल सी है ट्रिक इसकी। ट्रिक में यही है कि जो 50 है, 50+1 करके हाफ कर दीजिए, बस ये आ जाएगा 25/5। बस ये औसत आ जाएगा। जब भी आपको ठीक से सॉल्व करना हो तो ट्रिक से सॉल्व करिए, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ये केवल इसी के लिए काम करेगा जब लिखा रहेगा प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तब। अगर यहाँ प्रथम की जगह कुछ और लिख दिया तो फिर ये नहीं लगेगा, फिर आप फॉर्मूले से करिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तब ये ट्रिक लगेगी। अब इसी बेस पर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये प्रश्न देखिए, 60 तक सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर हमें विषम प्राकृतिक संख्याएं निकालनी है और उनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले 60 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग देखेंगे क्या होगा। अब योग निकालने के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे, और बाकी तरीका ट्रिक भी है सिंपल सी। तो आप चाहें तो आप समांतर श्रेणी अगर पढ़े हैं तो इसके हिसाब से सवाल सॉल्व हो जाएगा, का योग आ जाएगा। लेकिन
समांतर श्रेणी अगर नहीं जानते हैं तो सीधे सीधे आप ये जान लीजिए कि जो 60 संख्याएं होंगी, एकदम सिंपल सी बात है, इसमें 30 क्या होंगी सम और 30 होंगी विषम। बस 30 सम और 30 विषम। तो यानी कि हमें कौन सा पद निकालना है? विषम वाला। हमें विषम ज्ञात करना है। तो हमें कितने पद मिलेंगे विषम के? 30, क्योंकि 60 तक की बात है, यहाँ 60 तक बोला है। तो 60 संख्याएं हुई, 60 में 30 सम 30 विषम होंगे। तो 30 विषम का योग करने के लिए, इसका योग अगर करना है तो एकदम सिंपल सा 30 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 900। और वापस से इन संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो चूंकि संख्याएं होंगी 30, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? औसत बराबर 900 बटे में 30। तो ये कितना हो जाएगा? वही 30 आंसर आ जाएगा आपका। तो 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 30। या फिर आप सीधे सीधे विषम प्राकृत संख्याएं हैं तो 2 से कट करके 30 लिख सकते थे, ये भी। लेकिन ये थोड़ा सा कर लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और स्क्वायर करके योग, ये इतना कर लीजिए, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। वरना अगर समांतर श्रेणी लगाएंगे तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a जो होता है वो होता है प्रथम पद, n होता है nवां पद, और d होता है सार्वधातुक बोलते हैं। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इतना कर लेंगे तो जिन्होंने ये पढ़ रखा है वो इससे समझ लेंगे कि क्या होगा। तो हम अब इसी तरीके के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम सेशन एंड कर देंगे। देखते हैं ये क्या है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, और उसके बाद 3, 5, ऐसे ऐसे करके 99 तक ये संख्याएं होंगी। और जिनमें मैंने बताया कि अगर 100 संख्याएं हैं तो 100 संख्याओं में आधे आधी सम और आधी विषम होती हैं, यानी कि 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। इस तरीके से हमारे पास ये संख्याएं होंगी 50 सम और 50 विषम। हमने क्या किया था? जो विषम संख्या आई थी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2500। और फिर संख्याएं कितनी हैं? 50, तो हम उसी से भाग दे देंगे, यानी कि वापस वही संख्या आ जाएगी। ये कट गया, 5 पंजे 25, 0 बराबर 50। तो हम देख सकते हैं कि इसका जस्ट हाफ आ रहा है दोनों प्रश्नों में। तो हम इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं, ट्रिक n/2। लेकिन किसके लिए? ये केवल विषम के लिए रहेगा, आप सम के लिए मत लगाइएगा, सम के लिए फिर हो जाएगा गलत। सम के लिए अभी छोटी सी दूसरी ट्रिक बताते हैं। ये विषम संख्याओं के औसत के लिए कब? जब 100 से कम, या मान लीजिए अगर ये कह दे कि 99 से कम सभी विषम संख्याएं, तब अलग हो जाएगा, क्योंकि तब हमें उसको 100 मानना पड़ेगा। अगर अंतिम संख्या हमारी सम है तो फिर सीधे n/2 होगा। मैं यही लिख दे रहा हूँ, अंतिम संख्या हमारी सम है, तब सीधे n/2 लगाएंगे आप, तो हो जाएगा 100/2, जो कि आ जाएगा 50। ये आपका आंसर आ जाएगा सीधे। लेकिन अगर यहीं अंतिम संख्या सम की जगह अंतिम संख्या क्या हुई? विषम। अंतिम संख्या अगर विषम हुई तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यानी कि मान लीजिए अंतिम संख्या यही अगर कह देते कि 99 तक की, तो 99 + 1
100/2 बराबर 100/2 आता 50। तो ये दोनों छोटी सी ट्रिक हैं, आप ध्यान रखिए कि ये रहेगा विषम के लिए, और अगर अंतिम संख्या सम है तो n/2, और अंतिम संख्या अगर विषम है तो बस सिंपल सा n+1/2 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आपको बेवजह फॉर्मूले लगाने की और समय गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया बढ़िया ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। आप वीडियो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, जिससे कि ये सब ट्रिक्स उन्हें भी पता चलें और वो भी अच्छा स्कोर कर सकें आपके साथ। और अभी इस पर 2-3 सवाल और हैं, हम वो भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न है कि 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अभी तक हमने विषम संख्याओं वाला देखा, विषम प्राकृत संख्याओं वाला देखा, अब विषम प्राकृत संख्या। अच्छा, अगर प्राकृत संख्या के बारे में आप नहीं जानते प्राकृत संख्या होती क्या है, तो ये भी बस ऐसे जान लीजिए कि प्राकृत संख्या का मतलब वो होता है जो संख्या एक से शुरू हो, जो संख्याएं एक से शुरू हों, 1, 2, 3, ऐसी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होंगी, जीरो नहीं आएगा इसमें। तो इसीलिए बार बार प्राकृत संख्या लिख दिया जाता है। 50 तक सभी, नहीं पता लगे आप जीरो से स्टार्ट कर दीजिए तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए एक से यहाँ स्टार्ट करते हैं हमेशा। और क्या हमें निकालना, 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो पहले भी बता चुका हूँ कि 50 संख्याओं में क्या हो जाएंगी, 25 सम और 25 विषम। अब विषम वाला तो हम निकाल चुके पार्ट, अब बचता है सम वाला। सम वाला पार्ट 25 सम संख्याएं हैं। तो हमें करना यही है कि इसमें देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इस 50 में 2 जोड़ दीजिए और बटे में 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 52/2 बराबर 26। ये आपका औसत आ जाएगा। या फिर ये जितनी संख्याएं आ रही हैं 50 का आधा यानी 25 सम 25 विषम, इसमें +1 कर दीजिए तो भी ये 26 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो ट्रिक हैं, बाकी आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आंसर यही आएगा। तो ये हमने 50 तक सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत देखा। तो मुझे लगता है आज का आपका सेशन बहुत अच्छा गया और बहुत अच्छे से आपने औसत सीखा होगा। सभी प्रकार के प्रश्न को मैंने करवा दिए हैं आपको। तो बस अब वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का अच्छा आनंद ले सकें, अच्छे तरीके से देख सकें वीडियो को। और बस आप चैनल को बाकी आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।